गुड इवनिंग। बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज 15 सितंबर के न्यू करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। जो भी नेशनल न्यूज हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज जो हमारे परीक्षा के दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण हो, वैसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी पीछे हम लोग ऐसे ही प्रश्न को देखते आ रहे हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। आपका अगस्त का भी टोटल सीरीज गया हुआ है, इसके अलावा सितंबर का करेंट का सीरीज चल रहा है, आप सभी उसको देखें। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके का भी सीरीज आपको मिला हुआ है, आप सभी उसको देखें और उसका नोट्स बनाएं और बार बार समय मिले तो इसको देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी एक साल तक परीक्षाएं हैं उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न इससे रहेंगे ही। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि देखिएगा तभी आपका क्लियर होगा। ऐसे ना कि जो है वो देख लेने से आपका सिर्फ प्रश्न देख लेंगे और जो है हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप सभी इसको सुने, क्योंकि आप सुनिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये जीएस के साथ साथ आपको करेंट के साथ साथ आपको जीएस का भी तैयारी करवा रहे हैं हम। तो आप सभी उसको देखते, क्योंकि करेंट में बहुत सारे प्रश्न जीएस का भी छिपा हुआ रहता है, उसको हम यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो ऐसे आप लोग सुने, देखें और शेयर करते रहें। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी आपका क्लास का नाम आगे तक जाएगा। इसलिए आप सभी इस क्लास को शेयर भी करें। और आइए इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं, क्या हमारा प्रश्न कह रहा है। तो पहला है कि यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा किया गया। यूपीआई और पे नाउ, ठीक है, यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा किया गया है। यूपीआई क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि इसका जो है वो फुल फॉर्म यूपीआई का क्या होगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये भारत का मोबाइल आधारित फास्ट पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई आप लोग यूज भी करते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप देखते हैं कि घर बैठे बैंकिंग प्रणाली को पूरा कर लेते हैं। पैसा ट्रांसफर करना है 12 बजे रात को भी घर से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं यूपीआई के माध्यम से। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है, तो फास्ट पेमेंट सिस्टम है यूपीआई भारत का। और ये पे नाउ जो है वो इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर सेवा है जो सिंगापुर का सिस्टम है। ये सिंगापुर का, जैसे भारत में यूपीआई है वैसे ही सिंगापुर में पे नाउ है और ये इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर है। यानी कि यूपीआई और पे नाउ जोड़ने के लिए भारत और सिंगापुर ने घोषणा किया है। भारत की तरफ से आरबीआई ने घोषणा किया है कि यूपीआई और पे नाउ को जोड़ा जाएगा। इससे क्या सहूलियत मिलेगी कि इसका उद्देश्य यही है कि एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने में सुविधा मिलेगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने पूरे देश भर में कहीं भी रहेंगे वहां यूपीआई के माध्यम से दिन हो या रात पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसी तरह से यूपीआई और पे नाउ को जोड़ा जाएगा तो इससे विदेशों में पैसा ट्रांसफर करने में सुविधा मिलेगी। दूसरा कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब डिजिटल लेन देन होगा तो व्यापार में सहूलियत मिलेगी। तीसरा कि बिना अकाउंट नंबर के पैसा चला जाएगा। अब देखते हैं कि बहुत सारा जो है वो आपको बैंकिंग प्रणाली के लिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर जो भी कुछ भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोबाइल नंबर जो है वो मिलता है, उसी के माध्यम से पैसा का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से मोबाइल के द्वारा, मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा का ट्रांसफर हो जाएगा, अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से भारत सरकार और सिंगापुर के द्वारा यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा किया गया है, जिससे ये सारी सहूलियत प्रदान होगी। और ये क्या है, तो डिजिटल लेन देन के लिए ये प्रारंभ किया जा रहा है। भारत की तरफ से आरबीआई ने इसकी घोषणा किया। आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना। यानी कि घर में जो भी घर बनेगा उसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा प्रदान किया जाएगा। और ये घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है आपका इंग्लैंड। दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बना जो कि ऐसा घोषणा किया कि घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपका परीक्षा में छपेगा ही। अगला प्रश्न है
कि बाजरा मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो बाजरा मिशन की शुरुआत आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। बाजरा मिशन का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बाजरा के उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। यानी कल ही आप लोग न्यूज देखे होंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आपका महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखा गया है। कहां पर? तो ये पीएम मोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा ये आधारशिला रखा गया। कहां पर? तो ये रखा गया है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये आपका रखा गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का आधारशिला। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? तो ये समाज सुधारक थे। 1932 में शांति का नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो इन्हीं के सम्मान में आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखा गया। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में रखा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे किनके सम्मान में? तो महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो लसिथ मलिंगा, ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लसिथ मलिंगा गेंदबाज है, आप लोग जो है इनसे परिचित होंगे। लसिथ मलिंगा से, ये श्रीलंकाई बॉलर हैं, श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। ठीक है, संन्यास की घोषणा कर दिया है लसिथ मलिंगा ने। क्यों? आप देखे होंगे कि 2020 में ही इन्होंने आपका ये वनडे और टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर चुके थे, लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप में इनका चयन न होने की वजह से T20 से भी संन्यास की घोषणा कर दिया। इस तरह से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास करने की घोषणा किया किसने? तो लसिथ मलिंगा ने, जो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी, काफी महत्वपूर्ण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की भागीदारी कितना है? तो 2% से भी कम है। 2% से भी कम है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 2% से भी कम है, आपका ये ध्यान रखेंगे। और इससे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत एफडीआई नीति में संशोधन किया जा रहा है। यानी कि एफडीआई नीति में भारत संशोधित कर रही है अंतरिक्ष। एफडीआई में संशोधन से क्या होगा कि इससे विदेशी कंपनियों के लिए देश में निवेश करने की बड़ी अवसर खोल सकेंगे। यानी कि एफडीआई नीति में संशोधन होगा तो इससे विदेशी कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से विदेशी कंपनियों के लिए देश में निवेश करने की अवसर खुल जाएंगे। यानी कि इसके माध्यम से विदेशी कंपनी निवेश कर सकते हैं। एफडीआई क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं और इसके माध्यम से सीधे आपका विदेशी कंपनी देश में इन्वेस्ट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा कह रहा है कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए इन स्पेस का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जून 2020 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। जून 2020 में इन स्पेस का गठन किया गया था और इसका गठन का मुख्य उद्देश्य था कि निजी क्षेत्र के मार्गदर्शन करने के लिए, यानी कि निजी क्षेत्र के भागीदारियों को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में इन स्पेस का गठन किया गया। कब? जून 2020 में। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर का गठन कब किया गया? जून 2020 में किया गया। किस लिए किया गया? तो निजी क्षेत्रों की भागीदारियों को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में। इसके मनोनीत अध्यक्ष अभी कौन है? तो पवन गोयनका, इसके पवन गोयनका इसके अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। मनोनीत अध्यक्ष इसके पवन गोयनका है। और इस अगर देखा जाए इसके अलावा तो ये इन स्पेस है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा।
इसरो से हमेशा प्रश्न पूछते रहता है कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष अभी के सीवन है, के सीवन इसके अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय देखा जाए तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, किसका? इसरो का। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ। के सीवन इसके अध्यक्ष है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसरो का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही हम लोग देखे थे इसरो से कि इसरो का चंद्रयान 2 जो है वो 9000 चक्कर चंद्रमा का पूरा कर लिया। इस चंद्रयान 2 लॉन्च कब किया गया था? तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया, जबकि चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था। ये सभी प्रश्न को हम पीछे वाले वीडियो में भी देखें, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप पीछे वाले वीडियो को देखते रहें, क्योंकि जब भी समय मिले आप उसको देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। तो इस तरह से आपका जो भी पीछे वीडियो गया है उसको देखें और देखने के साथ साथ आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करें, जितना हो सके आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किसने किया? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन आपका किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर उत्तराखंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के सरकार के द्वारा ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। और जो कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि 11 सितंबर को महाकवि दिवस घोषित किया। 11 सितंबर को महाकवि दिवस घोषित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा आपका 11 सितंबर को हर वर्ष महाकवि दिवस मनाने की घोषणा किया गया। ये किसके सम्मान में घोषणा किया गया है? तो सुब्रमण्यम भारती के 100वें पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा किया गया है, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की 100वें पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा किया गया। अब हर वर्ष 11 सितंबर को तमिलनाडु में महाकवि दिवस मनाया जाएगा। किसके पुण्यतिथि पे? तो सुब्रमण्यम भारती के 100वें पुण्यतिथि पे। ये तमिल साहित्य के महान विद्वान सुब्रमण्यम स्वामी हैं और इन्हीं के महत्व को समझते हुए महाकवि दिवस मनाने की घोषणा किया गया, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया, जबकि नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पीछे वाला वीडियो में भी हम बताएं। जबकि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को ये नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये सब अभी हम हाल ही में करवाए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अजीज अखनौज, अजीज अखनौज प्रधानमंत्री बने कहां के? तो मोरक्को के। मोरक्को के प्रधानमंत्री बने कौन? तो अजीज अखनौज। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी रबात है, रबात। ये अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, और भारतीय इतिहास में मोरक्को काफी महत्वपूर्ण रहा है। बहुत सारे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में लगभग मोरक्को से प्रश्न पूछता है भारतीय एग्जाम में, क्योंकि आप पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मोरक्को का यात्री आता है, अफ्रीकन यात्री, जिसका नाम इब्न बतूता रहता है, और वो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, और इसने अपना एक पुस्तक लिखता है किताब उल रेहला, और उसमें भारत के बारे में दर्शाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? तो किताब उल रेहला इसके पुस्तक का नाम था, जिसमें भारत के बारे में दर्शाया था। इसलिए काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे, ऑफलाइन क्लास चल रहा है उसमें भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण कि जोमैटो के सह संस्थापक, तो जोमैटो के सह संस्थापक काफी महत्वपूर्ण बन गया आज के लिए। भारतीय शेयर बाजार में काफी हलचल मच गया है। जोमैटो के सह संस्थापक आपका गौरव दास थे, गौरव दास, और ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए।
इस्तीफा देने के वजह से काफी चर्चा में आ गया जोमेटो के सह संस्थापक गौरव दास, ठीक है, क्योंकि कोविड के समय देखे थे कि जो है वो ऑनलाइन आप जो है बुकिंग कीजिए, तुरंत खाना घर पे पहुंच जाएगा जोमेटो के माध्यम से, और इनके सह संस्थापक गौरव दास ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए आपका काफी चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जोमेटो के सह संस्थापक है गौरव दास, इस्तीफा दे दिए। अगला है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आपको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया, यानी कि 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। 1953 से मनाए जाते आ रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया है। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को आपका हिंदी को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। ध्यान रखिएगा, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया था, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसके अलावा कह रहा है कि भारत में करीब 54.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, यानी कि 54.5 करोड़ लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी दिवस से ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, तो ये भी दिवस से ही संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विश्व में लोकतंत्र दिवस आपको मनाया जाता है 15 सितंबर को हर वर्ष। और इसका इस बार का मुख्य विषय है कि संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के संकट की स्थिति में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करने का आह्वान किया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया है कि भविष्य के संकट के स्थिति में लोकतंत्र में जो लचीलापन है उसको मजबूत किया जाए, और इसी को आह्वान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया कि जो भी लोकतंत्र में लचीलापन है उसको मजबूत किया जाए। इस बार का मुख्य विषय आपका लोकतंत्र दिवस का यही है, ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत, लोकतंत्र दिवस की शुरुआत 2007 में किया गया था, 2007 में, परंतु इसको 2008 से मनाना शुरू हुआ है, ठीक है। 2007 में लोकतंत्र दिवस शुरू हुआ, लेकिन मनाना शुरू कब से हुआ? तो 2008 से ये मनाना शुरू हुआ है। लोकतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, तो विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। सभी देशों को ऐसा माना जाता है कि सब लोग लोकतंत्र अपनाएं, इसमें सभी जो भी नीचे तक के लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी रहता है, सरकार में भागीदारी रहता है। तो इस तरह से आपका लोकतंत्र अपनाने के लिए सभी देशों को आगाह किया जाता है कि आप सभी जो है वो लोकतंत्र को अपनाएं। इसके अलावा अगला है दिवस ही है अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे भी आज ही का दिन मनाया जाता है 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस भी और अभियंता दिवस भी। ध्यान रखेंगे, अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है महान अभियंता यानी कि महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि आज ही के दिन एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और वो भारत के महान इंजीनियर्स थे। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इनका ये घोषणा कब हुआ? तो 1968 में इसकी घोषणा हुआ था। 1968 में 15 सितंबर को घोषणा हुआ कि हर वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाएगा। और ये कहाँ के थे? तो कर्नाटक के थे इंजीनियर्स, महान इंजीनियर्स थे। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न भी दिया गया। महान इंजीनियर थे, इन्होंने अपने शासनकाल समय में बहुत सारे बांधों का निर्माण कराया था, बहुत सारे डैम बनवाए। तो इस तरह से काफी प्रसिद्ध रहे हैं इंजीनियर्स में। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हमने देखा।
आप सभी इसको बार बार देखें ताकि ये आपका अपना हो जाए, और जब तक इसको अपना आप नहीं बनाएंगे तब तक ये आपको धोखा देते रहेगा। इसलिए आप सभी अगस्त से जितना वीडियो गया है वो सबको रिवाइज करते रहें। जब भी समय मिले 5 वीडियो रिवाइज कर लें, जब भी समय मिले 1 घंटा बैठे फास्ट करके पीछे का 5 वीडियो देख ले, क्योंकि आने वाला जो भी 1 साल तक परीक्षाएं हैं उसमें इससे प्रश्न रहेंगे ही। इसलिए आप सभी उसको बार बार देखते रहें, रिवाइज करते रहें, कहीं भी फालतू में जो है समय वेस्ट करें उससे अच्छा है कि इसको देखें ताकि आपका हो जाए। क्योंकि डेली 15 से 20 जो है 10, 15, 20 क्वेश्चन मिल रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। इसलिए इसको आप बार बार देखें और देखने के साथ साथ आप सभी इस क्लास को शेयर करें, जितना हो आप सभी इसको शेयर करें। और आज यहीं तक, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।